मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा। कैसा कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा। या अपना या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। तो ये पंक्तियाँ दोस्तों रसमरथी से उद्धृत थी। तो हम पढ़ेंगे आज रसमरथी की भूमिका, और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये खंड काव्य है दिनकर जी का। 1952 में इसका प्रकाशन हुआ, और खंड काव्य के दोस्तों 7 सर्ग हैं। और ये दोस्तों मित्रवर जनार्दन प्रसाद द्विज को समर्पित है। इनके मित्र हैं जनार्दन प्रसाद द्विज, इनको ये समर्पित कविता है। एक ज़रूरी सूचना यह है कि राजू सर ने दावा तो किया था कि बहुत जल्दी ही हम सिलेबस अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे, तो कुछ निजी कारणों से वो बहुत व्यस्त रहे। उनके घर में उनके भाई की शादी थी, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होगा या कोई परीक्षा हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप जीवन में बहुत व्यस्तताएं हैं। जीवन के विभिन्न अंग हैं जिनको साथ में चलना लेके पड़ता है। और एक ज़रूरी और बात आ गई कि उनकी जो है बीएड की जो परीक्षाएं हैं वो चलने लगी, तो इस वजह से वो अभी परीक्षाओं में बिजी हैं, व्यस्त हैं, एग्ज़ाम देने गए हुए हैं। वो आते ही मुझसे कहकर गए हैं कि मैं जल्द ही आऊँगा, और वही 25 के बाद आपका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत तेज़ी से आपको जो पढ़ने वाला बचा है पढ़ने का, जो उन्होंने बताया था कि जो जो मुझे पढ़ाना है वो आपको बिल्कुल आप धैर्य रखिए और धीरे के साथ कक्षाओं का आनंद लेते रहिए। तब तक कविता में पढ़ा ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे कविताओं का पाठ हम करेंगे और जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, एक ज़रूरी सूचना थी वो बताना, उन्होंने कहा था कि बता देने ये बात, तो मैंने इस सत्र में वो बात बता दी। आप बिल्कुल धैर्य रखेंगे, बिल्कुल निसंकोच होकर आप पढ़िए अच्छे से। तो हम पढ़ते हैं खंड काव्य यानी रसमरथी। तो रसमरथी की भूमिका पहले पढ़ते हैं, या जान लेना जरूरी है कि इसके सर्ग कितने हैं। तो इसके सर्ग हैं दोस्तों 7। मित्रवर पंडित जनार्दन प्रसाद द्विज को समर्पित है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और भूमिकाओं से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं, इसलिए भूमिका को भी पढ़ना अति अनिवार्य है। खैर, मित्रवर जनार्दन प्रसाद द्विज, यह बात आपको नहीं भूलनी है कि किसको कौन सी कविता समर्पित है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, किनको किनको लेखक ने या कवि ने समर्पित किया है, वो बात उसमें पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं क्या है आगे इसकी भूमिका। भूमिका में दोस्तों है कि इस सरल सीधे काव्य को भी किसी भूमिका की ज़रूरत होती है, ऐसा मैं नहीं मानता। मगर कुछ न लिखूं तो वे पाठक जरा उदास हो जाएंगे, जो मूल पुस्तक के पढ़ने में हाथ लगाने से पूर्व किसी न किसी पूर्वाभास की खोज करते हैं। दोस्तों, भूमिका को पढ़ना अति आवश्यक होता है। ये बात इसमें कह रहे हैं कि इस सरल सीधे काव्य को भी किसी भूमिका, बहुत सरल और सहज काव्य है। कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं मानता कि मगर कुछ ना लिखूं तो पाठक जरा उदास हो जाएंगे, क्योंकि खंड काव्य है, 7 सर्ग हैं। तो ऐसा नहीं कि सीधा काव्य पाठ ही करने लगेगा, कोई काव्य आनंद लेने लगेगा। भूमिका में कुछ तो कुछ होना चाहिए ताकि बातें कुछ पता चल सकें। तो मूल पुस्तक पढ़ने से पहले जो पाठक होता है वो भूमिका को अवश्य पढ़ता है। इसीलिए हम भूमिकाओं को अधिक से अधिक पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस कविता में क्या है, उस कहानी में क्या है, उस उपन्यास में क्या है। एक मोटा मोटी खाका आपके मन में तैयार हो जाता है, तो थोड़ा पढ़ने में एक समझ नहीं आती है, नई एक समझ लो नई बात बन के आती है हमारे सामने कि हमको क्या क्या जानना इसमें ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि यूँ भी हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो इतिहास होता है, और रसमरथी नामक या विनम्र कृति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। कहते हैं कि यूँ भी हर चीज़ का कुछ ना कुछ इतिहास होता है। जाहिर सी बात है, कविता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐतिहासिक पल होंगे, ऐतिहासिक कुछ बातें होंगी। और रसमरथी नामक यह विनम्र कृति है ना, विनम्र कृति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। तो बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना करने के बाद ही मुझ में यह भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल
विचारोत्तेजकता ही नहीं, कुछ कथा संवाद और वर्णन का भी महात्म्य हो। दिनकर मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और आप सबके भी प्रिय होंगे। जब उनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं उनकी कविताओं का, तब पता चलता है कि कितने बड़े कवि हैं, कितने मूर्धन्य कवि हैं, है ना। तो कहते हैं कि बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद, यहाँ दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको हम देख लेते हैं। कहते हैं कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझ में यह भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजकता यानी विचारों का उत्तेजकपन ही नहीं, कुछ कथा संवाद और वर्णन का ही महात्म्य हो, वर्णन का भी महात्म्य हो, यानी उसमें वर्णन हो, एक कथा हो। इस तरीके से स्पष्ट ही यह उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा है जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति, जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी, मौजूद रहा, जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस परंपरा के प्रति मेरे बहुत से सहधर्मियों के क्या भाव हैं, इससे मैं परिचित नहीं हूँ। मुझे यह भी पता है जिन देशों अथवा दिशाओं में आज हिंदी काव्य की प्रेरणा पार्सल से मोल या उधार मंगाई जा रही है, वहाँ कथा काव्य की परंपरा निःशेष हो चुकी है और जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे वहीं अब बड़े मज़े में उपन्यास कर रहे हैं। कह रहे हैं दोस्तों, जो पहले प्रबंध काव्य लिखे जाते थे, जिन प्रबंध काव्यों को अधिक खरीदा या उधार मंगाया जा रहा था, तो वो अब उपन्यास भी काम कर रहे हैं वही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिन देशों अथवा दिशाओं से आज हिंदी काव्य की प्रेरणा पार्सल से मोल या उधार मंगाई जा रही है, वहाँ कथा काव्य की परंपरा निःशेष हो चुकी है और जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे वही काम अब बड़े मज़े में उपन्यास कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यह तथ्य सीधे दे देगा, वो पूछेगा कि किस भूमिका से है और किसने लिखा है, तो यह भूमिका दिनकर जी की है। यह भी महत्वपूर्ण कोटेशन है, जो कलर हुआ है मोटे तौर से, वो आप समझ जाएंगे कि यह महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी बात है, जिसको आप अच्छे से देख लेंगे। आगे देखते हैं। किंतु अन्य बहुत सी बातों की तरह मैं इस बात का भी महत्व समझता हूँ कि भारतीय जनता के हृदय में प्रबंध काव्य का प्रेम आज भी काफ़ी प्रबल है और वह अच्छे उपन्यासों के साथ साथ ऐसी कविताओं के लिए भी बहुत सी उत्कंठित रहती है। यानी यह रचना दोस्तों जिस समय लिखी गई है उस समय की ये भूमिका है, तो आप बिल्कुल उस समय प्रबंध काव्यों की बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी और बहुत लोग पाठक थे, तो दूर दूर देशों के लोग यानी दूर दूर अंचलों से रहने वाले व्यक्ति मंगाते थे, है ना, उधार लेकर पढ़ते थे और एक दूसरे से सहयोग से कि मुझे पढ़ने को दे दो, मुझे पढ़ने को दे दो। और आजकल तो हर जगह उपलब्ध किताबें हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दोस्तों संस्करण बहुत कम निकलते थे, बहुत कम छपते थे, जिससे दोस्तों पाठक गणों तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आती थी। अब तो बहुत किताबें महंगी भी हो गई हैं और पाठक गण भी बहुत कम हो गए एक तरीके से। प्रबंध काव्य के अब तो अपना ही काम, मतलब अपनी ही चीज़ों को पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो प्रबंध काव्य दोस्तों आप आनंद लेते हो जब पढ़ेंगे उसको, तभी मज़ा आएगा आपको। बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल करके आती हैं। मंचों पे अक्सर कवितांश पेश कर देते हैं, सब प्रस्तुत कर देते हैं। तो दिनकर जी की कविता जो है बहुत महत्वपूर्ण कविता है और यह खंड काव्य जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से अच्छा बताने की। तो हम भूमिका पहले जानना जरूरी है। तो भारतीय जनता के हृदय में प्रबंध काव्य का प्रेम आज भी काफ़ी प्रबल, यानी उस समय जिस समय लिख रहे थे, और वह अच्छे उपन्यासों के साथ साथ ऐसी कविताओं के लिए भी बहुत ही उत्कंठित रहती है। अगर हम इस सात्विक काव्य प्रेम की उपेक्षा कर दें तो मेरी तुच्छ सहमति में हिंदी कविता के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अब कहते हैं कि परंपरा केवल वही मुख्य नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही है। कहते हैं परंपरा केवल वही नहीं जिसकी मुख्य नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही है।
कुछ वह भी प्रधान है जो हमें अपने पुरखों से विरासत के रूप में मिली है, जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच हमारे अपने साहित्य की विशेषता है और जिसके भीतर से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ आसानी से मिला सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। कहते हैं परंपरा केवल वही मुख्य नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही है, जो बाहर से हो रही है, केवल वह भी प्रधान है, कुछ वह भी प्रधान है जो हमें पुरखों से प्राप्त, जो हमें पूर्वजों से प्राप्त है, जो हमें विरासत मिला है। प्रबंध काव्य लिखने की जो विरासत है वो हमें पुरखों से मिला है। जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच हमारे अपने साहित्य की विशेषता है, यानी जो हमारा निखिल भूमंडल है, यानी संपूर्ण जो संसार है, साहित्य के बीच हमारे अपने साहित्य की भी अलग विशेषता है और जिसके भीतर से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ अपनी आसानी से मिला सकते हैं। मगर कलाकारों की रुचि आज जो कथा काव्य की ओर नहीं जा रही है उसका भी कारण है और वह यह है कि विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में लीन होते कविता केवल चित्र चिंतन विरल संगीत के धरातल पर जा अटकी है और जहाँ भी स्थूलता एवं वर्णन के संकट में फंसने का भय है उस ओर कवि कल्पना जाना नहीं चाहती है, उस ओर कवि की कल्पना जाना नहीं चाहती है। कहते हैं कलाकारों की जो रुचि है आज कथा काव्य की ओर नहीं है। किस तरीके से कविताएं लिखी जा रही हैं, है ना, छोटे खंडों में बस पढ़ दिए और कविता हो गई इस तरीके से। तो कविता का जो ह्रासपन है उसको बता रहे हैं कि उसका भी कारण है। कारण बताते हैं कि और वह यह है कि विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में लीन होते कविता केवल चित्र चिंतन और विरल संगीत के धरातल पर जा अटकी हैं। यानी कविता की एक लयात्मकता होनी, मतलब संगीतबद्ध होनी चाहिए कविता, आप अच्छे से गा सकें इस तरीके से। तो कहते हैं कि वही जो लयात्मकता हो गई, चित्र होने चाहिए कविता में, चिंतन एक तरीके से होना चाहिए। तो विरल संगीत के धरातल पर जा अटकी है और जहाँ भी स्थूलता वर्णन के संकट में फंसने का भय है उस ओर कवि की कल्पना नहीं जाना चाहती है। यानी स्थूलता मतलब जो छोटे छोटे बिंदुओं पर जहाँ पर दृष्टि जानी चाहिए कवियों की वहाँ पर नहीं जा रही है। वहाँ पर जाने का मतलब ये है संकट में आप फंस जाएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोक गायक हैं, लोक गीतकार हैं, जो कवि सत्ता से सवाल करता है उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं। यानी एक तरीके से सत्ता के विरुद्ध कविता नहीं लिख पाते हैं लोग आजकल, वही लिख पाते हैं जिनमें सामर्थ्य होता है, जिसमें कहने की शक्ति होती है। तो वही कहते हैं कि स्थूलता एवं वर्णन के संकट फंसने का भय है, उस ओर कवि कल्पना जाना नहीं चाहती है। लेकिन स्थूलता और वर्णन के संकट का मुकाबला किए बिना कथा काव्य लिखने वाले का काम नहीं चल सकता है। लेकिन जब तक आप कहते हैं कि आप धारा के अनुकूल बहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। धारा के जब प्रतिकूल चलते हैं, है ना, कि कहते हैं कि धारा के अनुकूलता में तो सिर्फ लाशें बहती हैं, धारा की प्रतिकूलता में सिर्फ तैराक चल सकता है, सिर्फ जिंदा आदमी ही चल सकता है। आप मृत हैं तो आप धारा के अनुकूल बहिए, लेकिन आप जीवित हैं तो आप धारा के विपरीत भी चल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्थूलता और वर्णन के संकट का मुकाबला किए बिना जब तक आप विद्रोह नहीं कर पाएंगे कविता के माध्यम से, सत्ताओं का बखान करते रहेंगे, उनकी चाटुकारिता करते रहेंगे, तो क्या मतलब है कवि होने का। जब तक आप सत्ता से सवाल न कर सके, पूछ न सकें, कुछ कह न सके, क्योंकि आलोचनात्मक जब बात रखते हैं तब नई सारी चीज़ें, कवि क्या है, कवि एक नई दृष्टि देता है, नया विचार देता है। तो कविता में जब तक नयापन तभी होगा जब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु तक आप सोच पाएंगे। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि की दृष्टि वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। तो कथा कहने में अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आकर मौजूद हो जाती हैं जिसका वर्णन करना तो जरूरी होता है, मगर वर्णन काव्यात्मकता में व्याघात डाले बिना निभ नहीं सकता है। यानी कविता में जब तक आप व्याघात डाले बिना नहीं हो सकता है, उसका पालन नहीं किया जा सकता है। अब लिखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर, रामचरितमानस, साकेत और कामायनी के कमजोर स्थल इस बात के प्रमाण हैं। विशेषतः कामायनीकार ने शायद इसी प्रकार के संकटों से बचने के लिए कथा सूत्र को अत्यंत विरल कर देने की चेष्टा की थी।
किंतु यह चेष्टा सर्वत्र सफल नहीं हो सकी। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, कहते हैं कि रामचरितमानस, साकेत और कामायनी के कमज़ोर स्थल इस बात के प्रमाण हैं, कहीं पर कमज़ोर स्थल हैं, वो इस बात के प्रमाण हैं। विशेषता कामायनी का, विशेष रूप से कह रहे हैं कामायनी को, यानी रामचरितमानस, साकेत और कामायनी का इस भूमिका में जिक्र आया हुआ है। तो कहते हैं मुख्य रूप से जो विशेषता बात कामायनी पे कह रहे हैं, कामायनीकार ने अर्थात जयशंकर प्रसाद की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि कामायनीकार ने शायद इसी प्रकार के संकटों से बचने के लिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनसे बचने के लिए, जो जरूरी बातें थी, सूक्ष्म बातें थी, स्थूलगत जो बातें थी, उनसे बचने के लिए, संकटों से बचने के लिए कथा सूत्र को अत्यंत विरल, यानी बहुत ही विरल कर देने की चेष्टा की थी, किंतु यह चेष्टा सर्वत्र सफल नहीं हो सकी। इनकी अपना मानना है, अपनी इनकी आलोचना है उस कृति के प्रति, किसके प्रति? कामायनी के प्रति विशेष प्रकार से। और 3 चीज़ का जिक्र करते हैं, रामचरितमानस, साकेत और कामायनी, यानी विशेष रूप से कामायनी के बारे में अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। आजकल लोग बाज़ारों के ओट्स जई मंगाकर खाया करते, ओट्स मतलब जई जिसको कहते हैं, मंगाकर खाया करते हैं। आंशिक तुलना में या गीत और मुक्तक का आनंद है। आजकल लोग बाज़ारों से जई मंगाकर खाया करते हैं, आंशिक तुलना में या गीत और मुक्तक का आनंद है एक तरीके से। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप याद कर लेंगे, देख लेंगे अच्छे से, है ना। अब इसको ऐसे करता चलो ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। खैर आगे देखते हैं। मगर कथा काव्य का आनंद खेतों में देसी पद्धति से जई उपजाने के आनंद के समान है। कहते हैं कथा काव्य का आनंद खेतों में जो देसी पद्धति से जई उपजाने के आनंद के समान है। जो कथा काव्य का आनंद तभी आता है जिस तरीके से आप जई उपजाते हैं खेत में देसी पद्धति से। देसी पद्धति से कहने का मतलब यही है, जो आजकल तो बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारी मशीनीकरण आ गया है, अब बहुत सारी चीज़ें फसलों में नहीं होती हैं। जैसे कोदई हो गया, आप सब नाम सुने होंगे जो ग्रामीण अंचल के लोग होंगे, कोदई, जई, बाजरा, है ना, मक्का तो अभी कुछ होता है, लेकिन बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो मुख्य रूप फसलों ने ले लिया है। गन्ना, गेहूं, धान, इस तरीके से और भी बहुत सारे फसल, अरहर जैसे है। अब अरहर का बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं किया जाता है क्योंकि दोस्तों अरहर में बहुत अधिक समय लगता है। इस तरीके से बहुत सारी फसलें हैं जिनको अब लोग नहीं उपजाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। तो कहते हैं कि जई के माध्यम से बताते हैं जिस प्रकार से जई की खेती की जाती थी उसी प्रकार से कथा का आनंद ले सकते हैं, तभी जिस प्रकार से वो एक विशेष पद्धति की बात कर रहे हैं। यानी इस पद्धति से जई के दाने तो मिलते हैं, कुछ खास और भूसा भी मिलता है। यानी जब आप अच्छा काव्य लिखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। हाथ आता है, भूसा भी नहीं, मतलब कुछ घास और भूसा भी हाथ आता है। कुछ लहलाती हुई हरियाली देखने का भी सुख प्राप्त होता है। हल चलाने में जो मेहनत करनी पड़ती है उससे कुछ तंदुरुस्ती भी बनती है। एक तरीके से जो देसी पद्धति से खेती की जाती थी उसमें क्या आनंद होता था, क्या उसमें सार्थकता होती थी, उसकी बात कर रहे हैं। फिर भी यह सच है कि कथा काव्य की रचना आदि से अंत तक केवल दाहिने हाथ के भरोसे नहीं की जा सकती। जब मन उबने लगता है और प्रतिभा आगे बढ़ने से इनकार कर देती है तब हमारा उपेक्षित बायां हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ाता है, मगर बेचारा बायां हाथ तो बायां ही ठहरा। कह रहे हैं कि कथा काव्य की रचना आदि से अंत तक केवल दाहिने हाथ के भरोसे नहीं की जा सकती है ना। जब मन उबने लगता है और प्रतिभा आगे बढ़ने से इनकार कर देती है तब हमारा उपेक्षित बायां हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ता है, मगर बेचारा बायां हाथ तो बायां हाथ ही ठहरा। वह चमत्कार को क्या दिखलाएगा, कवि की कठिनाइयों का पर्दा ही खोल देता है। यहाँ दायां बायां कहने का मतलब ये है जो दक्षिण पंथ है और वाम पंथ है उस धारा की बात कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण जरूरी था जानना कि दाहिने हाथ का मतलब है दक्षिणावत और वामवत, यानी जो विचारधारा है उनकी बात कर रहे हैं, है ना। दक्षिण पंथ और वाम पंथ की जो विचारधारा है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। वह चमत्कार तो क्या दिखलाएगा,
कवि की कठिनाइयों का पर्दा ही खोल देता है। कहता है बायां हाथ जो है वामपंथ जो है वह चमत्कार तो क्या ही दिखलाएगा, लेकिन कवि की कठिनाइयों का पर्दा ही खोल देता है। और इस क्रम में खुलने वाली कमजोरियों को ढकने के लिए कवि का नाना कौशलों से काम लेना पड़ता है। और वो जो कमजोरियां हैं उनको ढकने के लिए कवि जो है विभिन्न प्रकार जो कौशल हैं, जो रणनीतियां हैं, उनसे काम लेना पड़ता है। यह हुई तो महाकाव्यों की बात, यह तो हुई महाकाव्यों की बात। अगर इस रश्मिरथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानते इसका आरंभ ही बाएं हाथ से हुआ है। यानी वामपंथ विचारधारा है, उसी हाथ से, कहने का मतलब यही है। और आवश्यकता अनुसार अनेक बार कलम बाएं से दाहिने और दाएं से बाएं हाथ में जाती रही। एक तरफ से एक प्रतीकात्मक यहाँ पर जो बात दायां बाएं की बात करते हैं वो मुख्य रूप से दक्षिण पंथ और वाम पंथ की विचारधारा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं हाथ में आती जा रही है। फिर भी ख़त्म होने पर चीज़ें मुझे अच्छी लगी। विशेषता मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन से मैं कर्ण के चरित्र को जैसा समझ सका है वह इस काव्य में ठीक से उतर आया है। और उसके वर्णन के बहाने मैं अपने समय और समाज के विषय में जो कुछ कहना चाहता था उसके अवसर में मुझे यथास्थान मिले हैं। यानी कर्ण, आप जानते हैं कर्ण बहुत बड़ा दानी था, उसके बारे में कथा आप सबने पढ़ रखी होगी, है ना। तो आप रश्मिरथी का यूट्यूब पर बहुत सारा जो है कहने वाले जो कलाकार हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन हमको इस तरीके से कविता को भूमिका जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हुई चलती हैं। तो इसमें दो विचारधाराओं की बात की गई है। और जो कहते हैं कि मुझे इस बात से संतोष है कि अपने अध्ययन मनन से मैंने कर्ण के चरित्र जैसा समझ सका है, जिस तरीके से कर्ण का जो चरित्र है उसको समझ सका है, वह मैंने काव्य में ठीक से उतारा। यानी जिस तरीके से वो दोस्तों उसमें चरित्र है उसको ठीक से उतारा, यानी यथार्थ भाव से उसमें बात कहने का प्रयास किया है। उसके वर्णन के बहाने से मैंने अपने समय समाज के विषय में जो कुछ कहना चाहता था। दोस्तों प्रतिबिंब करता है पुराणों से, जो वैदिक पुराण हैं उनके कथानक वहाँ से लेता है। और सामाजिक दृष्टि को देखते हुए समाज में जो जिस कालखंड में ये रचना लिखी जा रही थी उस समय सामाजिक और ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या था, उसके माध्यम से कवि अपनी बात कहता है। तो कहीं ना कहीं एक बहाना होता है कहने का, जिसमें समाज के विषय भी समाहित होते हैं। इस काव्य का आरंभ मैंने 16 फरवरी 1950 को किया था। कार्य दोस्तों कब आरंभ किया था इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस काव्य का आरंभ मैंने 16 फरवरी 1950 को आरंभ किया था, शुरुआत की थी इसकी। उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि प्रयाग के यशस्वी साहित्यकार लक्ष्मी नारायण मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं। उस समय इनको ऐसा पता चला था कि लक्ष्मी नारायण जो यशस्वी साहित्यकार हैं, यशस्वी साहित्यकार लक्ष्मी नारायण मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं। उनको ऐसी खबर लगी थी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं वो कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं। किंतु रश्मिरथी के पूरा होते होते हिंदी में कर्ण चरित्र पर ऐसा मतलब कई नूतन और रमणीय काव्य निकल गए। यानी इनकी जो रश्मिरथी थी उसकी रचना करते करते उससे पहले और भी रचनाएं कर्ण चरित्र पर जो लिखी गई थी नूतन और रमणीय यानी नई और सुंदर काव्य निकल गए। तब तक जब तक इन्होंने शुरुआत की, संपूर्ण किया अपना, तब तक कर्ण चरित्र पर और सारी रचनाएं प्रस्तुत हो गईं। यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। कहते हैं यह जो युग था वह दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का था। यानी जिस समय ये रचनाएं लिख रहे थे उस समय दलित काव्य चेतना का उद्गम हो चुका था। उसमें बहुत सारे जो समाज के दलित वर्ग, तो वंचित वर्ग था, उन पर जो है कविताएं लिखी जा रही थी अच्छे से। तो अतएव यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारतीय के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बनकर खड़ा रहा है। कहीं एक तरफ कवियों को इशारा कर रहे हैं
कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए, उन चरित्रों की ओर जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बनकर खड़ा रहा है। यह बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर इसको आप देख लेंगे, है ना। कोटेशन जो महत्वपूर्ण है, जो तथ्य महत्वपूर्ण है, उनको मैं कलर कर दिया हूँ, आप खुद ध्यान देकर उस बात को जान लेंगे। तो आगे देखते हैं कौन सा तथ्य है, कौन कौन सी बातें हैं। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है। स्वयं कर्ण जो महत्वपूर्ण भूमिका में लिखा गया बिंदु है, जो खंड काव्य का अंश है, वो देखता हूँ क्या है। यानी रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है, अर्थात जो कर्ण की मनःस्थिति है, अब स्वयं से मतलब यही है, उसकी मनःस्थिति में जाकर के दिनकर जी ने जो लिखा है, एक तरीके से जो वो बात कह रहा है, वो बात लिखते हैं कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं नहीं कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। आप सब जानते हैं कर्ण की कथा जो है कि माता कुंती से जिनका जन्म हुआ और उसको एक तरीके से एक पत्ते पर एक नदी में प्रवाह कर देती हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी जो उनका जो जन्म है उनके बारे में आप सब जानते हैं, कथा तो आप जानते हैं। तो हम अधिक से अधिक जो मुख्य बात है उस पर हम बात करेंगे। तो कर्ण की जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने सटीक जो बात कही है, बिल्कुल कर्ण के पक्ष में कही है। ऐसा लगता है कि वो कर्ण के मुख से ही निकली बात है। आगे देखते हैं कि कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है, यह मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कहते हैं यह मानवीय गुणों को पहचान बढ़ाने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। यानी कुल और जाति का जो अहंकार है, जो जातिगत भावनाएं व्यक्ति के मन में हैं। आजकल देखते हैं आप सब गाड़ियों के आगे कोई छत्री लिखा रहा है, कोई ब्राह्मण लगा रहा है। इस तरीके से सब अपना अपना जातिगत जो टाइटल है उनको लेकर के अपने आप में बहुत अहंकार उनमें रहता है, बहुत वो भावनाएं रहती हैं। तो कहते हैं कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है आजकल। कह रहे हैं आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने समर्थ से सूचित होता है। यानी जो उसकी खुद की सामर्थ्य है उससे ही सूचित होगा, अर्थात उसके पद का नहीं जो उसके माता पिता वंश की देन है। यानी वह पद नहीं है जो माता पिता से हमने विरासत में मिला है, हम उसी से जाने जाएंगे हमेशा। आगे ऐसा समय आ रहा है कि सिर्फ आपकी समर्थ जो शक्ति है आपकी, वही आपकी पहचान बनेगी। ऐसा नहीं कि आप उच्च कुल में पैदा हो गए या आप निम्न कुल में हैं तो आप इस तरीके से देखे जाएंगे। कुल मिलाकर जो जातिवाद आपके अंदर है वो एक तरीके से वो ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसा समय आ जाएगा कि सिर्फ आपकी पहचान आपकी सार्थकता से होगी, आपकी समर्थता से होगी। तो कहते हैं उसे पद का नहीं जो माता पिता से प्राप्त है, यानी जो वंश से वंशानुगत जो हमको मिलता है उससे पहचान नहीं होगी। पहचान होगी आपकी सार्थकता से, आपकी समर्थता से। आगे कहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति अपने निज गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलाकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इनमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना ही प्रयास है, और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं अपने सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूँ। यानी जो एक तरीके से कर्णचरित्र क्योंकि एक निम्न पात्र था, उसको इस दृष्टि से लोगों ने देखा और उसको दोस्तों कि निम्न आदमी कोई पहचान नहीं, उस तरीके से उन्होंने चरित्र की नई मानवता की स्थापना की। इस चरित्र को लिख करके उन्होंने नई मानवता की स्थापना का प्रयास किया है। और कहते हैं मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अपने अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों जो उनके समकक्ष लिखने वाले लोग हैं उनके साथ में हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप देखेंगे अच्छे से। कहें ये मतलब पूछ सकता है कि कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से तो कहाँ से है, कोटेशन या तथ्य, तो आप बता सकते हैं किसके बारे में बात कही गई है, तो आप समझ लेंगे इसको। आगे देखते हैं। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयाने तैयार हो रहे हैं। जहाज़ों के इस बड़े बेड़े में
बड़े बेड़े में मेरी और एक छोटी सी डोंगी ही सही। कहने का मतलब ये है, एक तरीके से संकेत के माध्यम से बात करते हैं कि कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है। यानी कर्ण एक निम्न पात्र है, उसको निम्न पात्र तरीके से देखा जा रहा है, समाज में वंचित वर्ग है, उसकी बात जो है, यानी वो जो समाज है, उस जो समाज का तबका है, उसको बहुत दिनों बाद वो जगह है, या उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलियाने तैयार हो रहे हैं। यानी वो सारे मुद्दे जो हैं वो आज समाज में उठाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे जलियाने तैयार हो रही हैं। यानी उन सब मुद्दों को उठाने के लिए और भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। संविधान में हमें जो अधिकार प्राप्त हैं कि जात पात के बंधन से हमेशा मुक्त रहें, है ना, कि आपके अंदर मानवता की जो बात हो, इंसानियत की बात हो। कबीरदास बहुत एक महत्वपूर्ण दोहा लिखते हैं, इन जो जातिगत है उस पर बहुत कटाक्ष व्यंग करते हैं कि वो दोहा इस प्रकार है। तो कबीरदास आप जानते हैं यथार्थ परक कवि हैं, बहुत सतही स्तर का वो बात कहते हैं, वो बहुत इस जाति पर बहुत व्यंग कुठाराघात एक तरीके से व्यंग करते हुए कहते हैं। बहुत सच्ची बात है दोस्तों कि एक लिंग एक ही मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जात से सब उत्पन्ने का बांभन का सूदा। एक तरीके से कहते हैं एक बूंद से सब उत्पन्ने। इसका मतलब यह है कि दोस्तों सभी मनुष्य जो हैं उसका एक ही स्रोत द्वार है। जिस तरीके से चाहे वो मुस्लिम हो आजकल के, चाहे कोई भी धर्म का लोग हों, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, उनके जन्म की प्रक्रिया सबकी एक है। ऐसा नहीं है कि उनका जन्म किसी और माध्यम से होता है, किसी और प्रक्रिया से होता है ना। तो माता पिता के संयोग से हम सबका जन्म होता है, वो प्रक्रिया होती है। तो कहते हैं कि एक ही मनुष्य का स्रोत पैदा हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जात के हों। जिस तरीके से हिंदू का जन्म होता है, उसी प्रकार से एक ईसाई का भी जन्म होता है, इसी प्रकार से एक सिख का भी जन्म होता है। तो जो जातिगत मामले हैं उन पर इस पर बहुत अच्छी बात लिखी गई है ना। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी आपसे बताने के लिए। तो कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों बाद जगा है, यह भूमिका यहाँ पर संपन्न हो गई है। मुजफ्फरपुर, चैत्र, रामनवमी, संवत 2009। कुल मिलाकर यह भूमिका पूरी हो गई है। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण काव्य है, इसमें जो महत्वपूर्ण कविता इसमें भूमिका में लिखी गई थी वो यहाँ पर चतुर्थ सर्ग से है। इसको देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है ना। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। कहने दान जगत का प्रकट, आप जानते हैं कर्ण बहुत बड़ा दानी था। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही स्वयं पर, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। तो स्मृति का यह चतुर्थ सर्ग था, उससे यह कवितांश दिया गया था जो महत्वपूर्ण था, जो भूमिका में लिखा गया है। अब यहाँ पर कुछ और तथ्य हैं। ब्राह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी नित्यव्रतः रिपुवस्पि दयावांश्च तस्मात् कर्णो वृषा स्मृतः। श्री कृष्ण के वचन है ये। तो यह आपसे तथ्य पूछा जा सकता है कि बताइए ये कहाँ से लिखा गया है, किसने ये कहा है ना। तो ये श्री कृष्ण के वचन है। ब्राह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी नित्यव्रतः रिपुवस्पि दयावांश च तस्मात् कर्णो वृषा स्मृतः। संस्कृत पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है और बोलते बोलते अक्सर जो है जुबान लड़खड़ाने लगती है। तो श्री कृष्ण के वचन है। बहुनात्र किम मुक्तेन संक्षेपात ऋणु पांडव त्वत्समम त्वदि विशिष्टम वा कर्ण मन्ने महारथम। ये श्री कृष्ण के वचन हैं, जो दो महत्वपूर्ण वचन हैं, इनको देख लेंगे। और सप्तम सर्ग से महत्वपूर्ण बिंदु ये है, क्रिया का दलित तारक का हृदय का निष्कपट पावन समृद्धारक त्रिया बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। एक तरीके से जो स्मृति का जो
सप्तम सर्ग था उससे यह बिंदु था। रसमृति का संदेश है कि कर्मों से व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि जन्म से। एक तरीके से रसमृति का जो संदेश है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो इसमें बात कहते हैं कि कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि जन्म से। यानी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, ना कि जन्म से। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि कोई भी जन्म से सीख कर नहीं आता है, वो अपने कर्मों से बनता है आदमी, है ना। कर्मों से व्यक्ति बनता है। तो कर्म की जो प्रधानता है, यहाँ पर कहते हैं कि बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका, है ना। तो कर्म की जो प्रधानता है उसको इसमें बताया गया है, जो संदेश है ना। बाबा तुलसीदास वही लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल छाका। यानी जो जिस तरीके से कार्य करता है उसको उसी तरह से उसे फल मिलता है। तो इस खंड काव्य में कर्ण के दानवीरता, निष्ठा और महानता को दर्शाया गया है। क्या क्या दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस खंड काव्य में? दानवीरता यानी जो दानी का स्वरूप क्या होता है, उसके गुण क्या होने चाहिए, उसमें बात करते हैं। निष्ठा जो ईमानदारी है, जो कर्म के प्रति उसकी निष्ठा है, जो चाह है, जो पवित्रता है, उसकी बात करते हैं। और महानता को दर्शाया गया है। महान दोस्तों कौन होता है? जिसमें नायकत्व के गुण होते हैं, है ना। महान कोई ऐसे नहीं बनता है। महात्मा गांधी महान क्यों हुए? महान व्यक्ति विवेकानंद क्यों हुए? कर्मों से हुए दोस्तों। वो उनके कर्म ऐसे थे, ना कि जन्म से वे ऐसे थे। उन्होंने ऐसे कर्म किए, तब उनकी महान व्यक्ति तभी कोई बनता है जब कोई अच्छे कर्म करता है, तभी उसको महानता प्राप्त होती है। तो यह भूमिका पूरी हो गई है। आगे क्रम में हम पढ़ेंगे इनके जो काव्य में जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं, क्योंकि 7 सर्ग लगे हैं कुल मिलाकर, संपूर्ण रसमृति है। तो संपूर्ण रसमृति आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मुझे संपूर्ण पढ़ना है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ना है। जिस तरीके से मुझे लगता है आपके लिए उचित यही रहेगा कि आप अच्छे तरीके से जो महत्वपूर्ण काव्यांश हैं उसको आप पढ़ लेंगे, है ना। फिर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको संपूर्ण पढ़ना है या जो मुख्य वो पढ़ना है। तो भूमिका संपन्न हो गई है। अगले क्रम में हम इनके सर्गों पे चर्चा करेंगे, है ना। जो सर्ग हैं उनसे हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है। और नोट्स आप चाहते हैं तो राजू सर के नंबर पे व्हाट्सएप करिए और उससे आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।